हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेमेस्टर फर्स्ट की राजनीति विज्ञान की पुस्तक राजनीति विज्ञान के मूल आधार। और आज हम इस क्लास में इसी पुस्तक इकाई 5 पर आधारित है। अब जरा ध्यान से सुनिए। इस सबसे पहले हम इस विषय के पूरे पाठ्यक्रम को देख चुके थे और आज हम इकाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की क्लास हमने पूरी कर ली थी। अब अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियोस ज़रूर देख ले ताकि आपको ये पूरा क्रम अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास के साथ हम सेमेस्टर फर्स्ट की राजनीति विज्ञान की 500 इकाई पूरी हो जाएगी। यानी आज की इस वीडियो के बाद आपका सेमेस्टर फर्स्ट का पूरा राजनीति विज्ञान संपूर्ण हो जाएगा। और परीक्षा से ठीक पहले एक विशेष मैराथन की क्लास भी साथ आएगी जिसमें हम पूरे पाठ्यक्रम तेजी से दोहराएंगे। तो राजनीति विज्ञान की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं इकाई 5 से, जिसका विषय है आधुनिक शासन व्यवस्था। जिससे पहले हमने सरकार के अंग, शक्ति प्रतिग्रहण, सुशासन और भूमंडलीकरण। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू से अपनी शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम समझेंगे इकाई 1 का संक्षिप्त परिचय। तो आप फटाफट से जुड़ जाइए। तो आप लोग जुड़ गए होंगे, तो चलिए अब शुरू करते हैं। आधुनिक शासन व्यवस्था का अर्थ: ऐसी शासन प्रणाली जो वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करती है। इस शासन व्यवस्था में सिर्फ शासन करना ही उद्देश्य नहीं होता, बल्कि जनता के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आधुनिक शासन व्यवस्था में नियम, कानून और संस्थाएं सब कुछ संविधान के अनुसार चलता है। इस व्यवस्था में सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। मतलब सरकार मनमानी नहीं कर सकती, बल्कि उसे कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है। आधुनिक शासन व्यवस्था में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों को महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि आज के समय में शासन व्यवस्था पहले से अधिक व्यवस्थित और उत्तरदायी बन गई। तो यह था आधुनिक शासन व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय। अब चलते हैं अगले विषय की ओर और हम समझेंगे सरकार के अंग। तो अब जरा ध्यान से सुनिए। सरकार के अंग किसी भी शासन व्यवस्था की मूल संरचना होते हैं। सरकार अपने सभी कार्य इन्हीं अंगों के माध्यम से करती है। सरकार के मुख्य रूप होते हैं 3 अंग। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। अब इसे अच्छे से समझा। जैसे इन तीनों का अलग अलग काम होता है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है कानूनों की व्याख्या करना और न्याय देना। इन तीनों का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि अगर ये आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाएगी। आधुनिक शासन व्यवस्था में इन तीनों अंगों के कार्यों में काफी विस्तार हुआ है। अब सरकार सिर्फ कानून बनाने और लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक समस्याओं का हल करना भी सरकार का कार्य बन गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार के अंग शासन व्यवस्था को संतुलित, व्यवस्थित और प्रभावित बनाते हैं। तो आज हमने समझा आधुनिक शासन व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय और साथ ही सरकार के अंग। तो अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पर, जहां हम विस्तार से पढ़ेंगे विधायिका के कार्यों के बारे में। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं विधायिका के कार्यों के बारे में। विधायिका का मतलब होता है कानून बनाने वाली संस्था, यानी जो संस्था देश के लिए नियम और कानून बनाती है उसे हम विधायिका कहते हैं। विधायिका जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनती है। मतलब हम वोट देकर जिन लोगों को चुनते हैं वे लोग मिलकर विधायिका बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि विधायिका जनता की आवाज होती है। अब समझिए विधायिका का मुख्य काम क्या होता है। विधायिका का सबसे पहला काम होता है कानून बनाना। देश में कौन सा काम ठीक है और कौन सा गलत, यह तय करने के लिए विधायिका कानून बनाती है। दूसरा काम होता है सरकार पर नियंत्रण रखना। मतलब सरकार सही काम कर रही है या नहीं, इस पर नजर रखना भी विधायिका का काम है।
अगर सरकार गलत काम करे तो विधायिका उससे सवाल पूछती है। तीसरा काम होता है बजट तैयार करना या पास करना, यानी सरकार पैसे कहाँ खर्च करेगी यह अनुमति विधायिका देती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है, उस स्कूल में छात्र परिषद बनी हुई है। छात्र परिषद नियम बनाती है, जैसे यूनिफॉर्म पहनना, समय पर आना और अनुशासन रखना। ठीक उसी प्रकार देश की विधायिका नियम बनाती है और शिक्षक उन नियमों को लागू करते हैं। और अगर कोई नियम टूटे तो अनुशासन समिति फैसला करती है। यही काम देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करती है। तो यहाँ छात्र परिषद विधायिका जैसी है। अब जरा ध्यान से सुनिए। लोकतंत्र में विधायिका को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यही संस्था जनता की इच्छा को कानून में बदलती है। अगर विधायिका मजबूत होगी तो सरकार मनमानी नहीं कर पाएगी, और अगर विधायिका कमजोर होगी तो शासन व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए कहा जा सकता है कि विधायिका लोकतंत्र की आत्मा है। तो आज हमने बहुत सरल भाषा में ये समझा कि विधायिका क्या है, विधायिका क्या करती है और यह क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। तो अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में और समझेंगे विधायिका के प्रकार, यानी एक सदनीय और द्विसदनीय विधायिका के बारे में। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात कि अगर आपको इस सेमेस्टर की इस यूनिट की सबसे बेस्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, सारे एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर चाहिए तो आप मित्रोदय क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप चाहो तो इसे सीधा प्ले स्टोर पर जाकर मित्रोदय सर्च करेंगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगा। इस ऐप में हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में नोट प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब जो क्लास आप YouTube में देख रहे हैं उनकी PDF और नोट्स वहीं मिलेगी। और इसके अलावा आपको ऐसे नोट्स भी मिलेंगे जो बिल्कुल परीक्षा में उत्तर लिखने की शैली में बने होंगे। और अभी तो रिपब्लिक डे का ऑफर भी चल रहा है। इस समय सेमेस्टर फर्स्ट का ऑल इन वन कॉम्बो पैक ऑफर मिल रहा है, जो कि सिर्फ 149 रुपये में है। और अगर आपको सिर्फ एक ही विषय लेना चाहते हैं तो वह भी आपको एकदम कम प्राइस में मिल जाएगा। तो प्राइस बढ़े उससे पहले फटाफट से आप कोर्स को खरीद ले, क्योंकि यह आपके परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो जल्दी से मित्रोदय का ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर लेके जाएं। अब हम समझेंगे विधायिका के प्रकार। विधायिका के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है एक सदनीय विधायिका और दूसरा होता है द्विसदनीय विधायिका। सबसे पहले हम समझते हैं एक सदनीय विधायिका का। एक सदनीय विधायिका का मतलब होता है ऐसी विधायिका जिसमें सिर्फ एक ही सदन होते हैं, यानी कानून बनाने के लिए केवल एक ही सभा होती है। इसमें निर्णय लेना आसान होता है, क्योंकि कानून पर केवल एक ही जगह पर चर्चा होती है, इसलिए कानून जल्दी बन जाते हैं। एक सदनीय विधायिका अधिकतम छोटे देशों राज्यों में पाई जाती है, जहां जनसंख्या कम होती है और काम जल्दी निपटाना होता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल में सिर्फ एक ही छात्र समिति है। वही समिति नियम बनाती है और वही समिति उन्हें पास भी करती है, तो काम जल्दी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एक सदनीय विधायिका में काम जल्दी होता है। तो चलिए अब इसके दूसरे प्रकार को समझते हैं। अब हम समझेंगे विधायिका द्विसदनीय। द्विसदनीय विधायिका का मतलब होता है ऐसी विधायिका जहां 2 सदन होते हैं। पहले सदन में कानून पर चर्चा होती है और दूसरे सदन में उस कानून पर फिर से विचार किया जाता है, यानी कानून को 2 बार देखा जाता है। इससे फायदा यह होता है कि जल्दीबाजी में कानून नहीं बनता। अगर पहले सदन में कोई गलती वाला कानून आ जाए तो दूसरे सदन में उसे सुधार सकते हैं। इसलिए कहा जाता है द्विसदनीय विधायिका कानून बनाने में अधिक सावधानी रखते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए स्कूल में पहले छात्र परिषद कोई नियम बनाती है, फिर वह शिक्षकों की समिति के पास जाती है और शिक्षक देखते हैं कि नियम सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो उसे बदल देते हैं। तो यहाँ
छात्र परिषद पहला सदन है और शिक्षक समिति दूसरा। इससे नियम बेहतर बनते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, दोनों के पास अपने अपने फायदे और सीमाएं हैं। एक सदनीय विधायिका में काम जल्दी होता है, जहां जांचा कम जाता है। वही द्विसदनीय में काम थोड़ा धीमा होता है, लेकिन कानून ज़्यादा सोच समझकर बनाया जाता है। इसलिए बड़े देशों में अक्सर द्विसदनीय विधायिका होती है और छोटे राज्यों में अक्सर एक सदनीय विधायिका पाई जाती है। तो आज हमने आसान भाषा में समझा कि विधायिका के दो प्रकार होते हैं, एक सदनीय और द्विसदनीय। तो अब हम ये भी समझ लिया है कि इनका काम कैसे अलग अलग होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब होता है काम करने वाली संस्था, यानी जो संस्था विधायिका द्वारा बनाए गए हैं कानूनों को लागू करती है, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। सरल शब्दों में विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उन कानूनों पर अमल कराती है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। अब समझिए कार्यपालिका के मुख्य काम क्या होते हैं। कार्यपालिका का सबसे पहला काम होता है कानूनों को लागू करना। अगर कोई कानून कागज पर ही रह जाए तो वह लागू न हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए कार्यपालिका का काम है कि कानून को जमीन पर उतारना। दूसरा काम है प्रशासन चलाना, मतलब सरकारी दफ्तर, स्कूल, अस्पताल, पुलिस और अन्य विभाग ठीक से काम करें। इसकी जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। तीसरा काम होता है देश की सुरक्षा। सेना, पुलिस और आंतरिक व्यवस्था सब कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। चौथा काम होता है देश की नीतियां चलाना, जैसे शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति और विकास योजनाएं। इन सबको कागज से निकाल कर लोगों तक पहुंचाना कार्यपालिका का काम होता है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल में नियम बनाए गए कि सब छात्र समय पर आएंगे। अब अगर कोई छात्र देर से आता है तो उस शिक्षक उसे समझाता है या कार्यवाही करता है। तो यहाँ नियम बनाने का मान लीजिए छात्र परिषद ने किया और उन्हें लागू करने का काम शिक्षक कर रहे हैं, तो शिक्षक कार्यपालिका जैसे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, कार्यपालिका सीधे जनता से जुड़ी होती है, क्योंकि लोगों को सरकारी सेवाएं जैसे राशन, पेंशन, इलाज और शिक्षा सीधे कार्यपालिका के माध्यम से मिलती है। इसलिए अगर कार्यपालिका अच्छा काम करेगी तो लोगों को सरकार अच्छी मिलेगी, और अगर कार्यपालिका ठीक से काम नहीं करेगी तो लोगों को सरकार से नाराजगी होगी। इसलिए कहा जा सकता है कि कार्यपालिका शासन की चलती हुई शक्ति है। तो आज हमने इसे आसान भाषा में समझा कि कार्यपालिका क्या होती है और कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। अब अगली स्लाइड में हम समझेंगे कि कार्यपालिका के बारे में। अब हम समझेंगे कार्यपालिका के बारे में, मतलब कार्यपालिका का क्या मतलब होता है। न्याय देने वाली संस्था, यानी जो संस्था लोगों के झगड़ों के फैसला करती है और न्याय दिलाती है, उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। सरल शब्दों में अगर किसी के साथ अन्याय हो जाए तो वह न्यायपालिका के पास जाता है। न्यायपालिका में होता है न्यायालय होते हैं और न्यायाधीश होते हैं। अब समझिए न्यायपालिका के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। न्यायपालिका का पहला काम होता है विवादों का निपटारा करना। अगर दो लोगों में या नागरिक और सरकार में झगड़ा हो जाए तो न्यायालय उसका फैसला करती है। दूसरा काम होता है कानून की व्याख्या करना, मतलब कानून का सही अर्थ क्या है यह तय करना कार्यपालिका का काम होता है। तीसरा काम होता है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। अगर सरकार किसी अधिकार छीन ले या गलत काम करे तो न्यायपालिका लोगों को न्याय दिलाती है। चौथा काम होता है संविधान की रक्षा करना। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ बन जाए तो न्यायपालिका उसे गलत घोषित कर सकती है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए स्कूल में दो छात्रों में झगड़ा हो रहा है। एक कहता है मैं सही हूं और दूसरा कहता है मैं सही हूं। अब यह फैसला कौन करेगा?
प्रिंसिपल या अनुशासन समिति जांच करती है, दोनों की बात सुनती है और फिर फैसला करती है। ठीक उसी प्रकार देश में लोगों के झगड़ों का फैसला न्यायालय करती है। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाता है, मतलब सरकार न्यायपालिका पर दबाव नहीं डाल सकती, क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी न्याय सही से नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षक है, क्योंकि यह लोगों की मदद करती है, उन्हें अन्याय से बचाती है। तो आज हमने सरल भाषा में ये समझा कि न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका के प्रमुख कार्य क्या है और यह क्यों जरूरी है। तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड में और समझते हैं शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को। अब हम बात करेंगे शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में। शक्ति पृथक्करण का क्या मतलब होता है? शासन की शक्तियों को अलग अलग भागों में बांटा देना, यानी सारी शक्ति एक ही संस्था के पास न रहे, बल्कि अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग काम दिया जाए। इस सिद्धांत के अनुसार शासन की 3 शक्तियां होती हैं: कानून बनाने की शक्ति, कानून लागू करने की शक्ति और न्याय करने की शक्ति। इन तीनों शक्तियों का 3 अलग अलग संस्थाओं को दिया गया। कानून बनाने की शक्ति विधायिका को, कानून लागू करने की शक्ति कार्यपालिका को और न्याय करने की शक्ति न्यायपालिका को। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि कोई भी संस्था बहुत ज्यादा शक्तिशाली न बन जाए, क्योंकि अगर सारी शक्ति एक ही जगह चली जाए तो तानाशाही पैदा हो सकती है। इसलिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है। अब हम समझते हैं इन तीनों के कार्य अलग अलग कैसे होते हैं। विधायिका का काम है कानून बनाना, मतलब देश में क्या करना सही है क्या नहीं ये तय करना। कार्यपालिका का काम होता है उन्हीं कानूनों को लागू करना, मतलब जो नियम बने हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाना और उनका पालन करवाना। कार्यपालिका का काम होता है कानून की व्याख्या करना और न्याय देना, मतलब अगर किसी कानून को लेकर झगड़ा हो जाए तो उसका फैसला करना। अब इसे एक इजी वे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है, स्कूल की छात्र परिषद नियम बनाती है कि जैसे समय पर आना, यूनिफॉर्म पहनना, यह काम विधायिका का जैसा है और शिक्षक उन नियमों को लागू करते हैं। यह काम कार्यपालिका जैसा है। अगर दो छात्रों में झगड़ा हो जाए तो प्रधान जो प्रिंसिपल है यानी प्रधानाचार्य या अनुशासन समिति फैसला करती है। यह काम कार्यपालिका जैसा है। अब जरा ध्यान दीजिए, तीनों के काम अलग अलग है। छात्र परिषद नियम बनाती है, शिक्षक लागू करते हैं और अनुशासन समिति न्याय करती है। अगर तीनों का काम एक ही व्यक्ति करने लगे, नियम भी वही बनाए, लागू भी वही करे और फैसला भी वही करे, तो गलत होने की पूरी संभावना हो सकती है। इसीलिए शक्ति पृथक्करण बहुत जरूरी होता है। अब हम समझते हैं इन तीनों के मुख्य कार्य क्या क्या है। विधायिका का मुख्य कार्य है कानून बनाना, बजट पास करना और सरकार पर नियंत्रण रखना। कार्यपालिका का मुख्य कार्य है कानून लागू करना, प्रशासन चलाना और देश की नीतियां लागू करना। न्यायपालिका का मुख्य कार्य है विवादों का निपटारा करना, कानून की सही व्याख्या करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। इसी तरह तीनों संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं, फिर एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखती है। इससे शासन व्यवस्था संतुलित रहती है, न कोई संस्था बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनती है या न कोई संस्था कमजोर होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे सरकारी अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन के बारे में। सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों का काम अलग अलग होता है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं होते, बल्कि एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं। इसी को हम कहते हैं नियंत्रण और संतुलन। नियंत्रण का मतलब होता है एक अंग दूसरे अंग के काम पर नजर रखे, और संतुलन का मतलब होता है तीनों की शक्तियां बराबर बनी रहें।
अब पहले समझते हैं विधायिका कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण रखती है। विधायिका सरकार से सवाल पूछती है। विधायिका सरकार की नीतियों पर चर्चा करती है और अगर सरकार गलत काम करे तो विधायिका उसकी आलोचना भी करती है। मतलब कार्यपालिका जो काम करती है उस पर विधायिका नजर रखती है। अब समझते हैं कार्यपालिका कैसे नियंत्रण रखती है। न्यायपालिका कैसे नियंत्रण, अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के खिलाफ हो तो न्यायपालिका उसे गलत घोषित कर सकती है। अगर सरकार किसी नागरिक के अधिकार छीन ले तो न्यायपालिका उस नागरिक को न्याय दिलाती है। इस तरह न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण रखती है। अब समझते हैं कार्यपालिका का स्थान। कार्यपालिका के बारे में कानून को लागू करती है और न्यायपालिका के फैसलों का पालन करती है। मतलब कार्यपालिका दोनों के बीच काम करने वाली संस्था है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है, छात्र परिषद नियम बनाती है, यह विधायिका जैसे काम करती है और इन जो टीचर होता है वो इनको लागू करता है नियमों को, यह कार्यपालिका जैसा काम करती है। और अगर किसी नियम को लेकर विवाद हो जाए तो प्रधानाचार्य या अनुशासन समिति फैसला करती है, यह न्यायालय जैसा काम है। अब जरा सोचिए, अगर छात्र परिषद नियम बनाए और खुद ही उन्हें लागू करे और खुद ही फैसला करे तो निष्पक्षता नहीं रहेगी। इसलिए तीनों का काम अलग अलग रखा गया और एक दूसरे पर नजर रखने की व्यवस्था की गई। इसी को कहते हैं नियंत्रण और संतुलन। इस व्यवस्था से कोई भी एक अंग बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकता और कोई भी अंग मनमानी नहीं कर पाएगा। इससे शासन व्यवस्थित संतुलित रहती है, न्याय नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं और लोकतंत्र मजबूत बनता है। न्यायिक पुनरावलोकन। अब जरा ध्यान से सुनिए, न्यायिक पुनरावलोकन का क्या मतलब होता है। न्यायपालिका द्वारा कानूनों को और सरकारी कामों को जांचना, यानी सरकार ने जो नियम बनाए हैं या जो फैसले लिए हैं वह संविधान के अनुसार है या नहीं, यह देखना न्यायपालिका का काम होता है। सरल शब्दों में न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कानून की जांच संविधान के आधार पर। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ बन जाए तो न्यायपालिका उसे गलत कर सकती है। अब समझते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। कभी कभी सरकार जल्दबाजी या कोई ऐसा कानून बना देती है जो नागरिक के अधिकार छीन लेती है या संविधान के नियम को तोड़ देता है। ऐसे में न्यायिक पुनरावलोकन नागरिक की रक्षा करते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो किसी स्कूल में एक नियम बना दिया गया कि कुछ छात्रों को खेलने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब यह नियम न्यायपूर्ण तो नहीं है, तो प्रधानाचार्य या अनुशासन समिति उस नियम को गलत घोषित कर देती है। ठीक उसी तरह देश में अगर कोई कानून गलत बन जाए तो न्यायपालिका उसे रद्द कर देती है। अब जरा सोचिए ये और ध्यान दीजिए कि न्यायिक पुनरावलोकन से संविधान की सुरक्षा होती है। इससे सरकार मनमानी नहीं कर पाती और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इस व्यवस्था से न्यायपालिका सरकार पर नियंत्रण रखती है और शक्ति संतुलन बना रहता है। इसलिए कहा जा सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन लोकतंत्र की रक्षा करता है, क्योंकि वह यह संविधान को सबसे ऊपर रखता है और सरकार को संविधान के अंदर रहकर काम करने के लिए मजबूर करता है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है सुशासन के बारे में। अब हम बात करेंगे सुशासन। सुशासन का मतलब क्या होता है। सुशासन का मतलब होता है अच्छा शासन, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के हित में काम करे। सरल शब्दों में जहां सरकार साफ तरीके से और ईमानदारी से काम करे उसे कहा जाता है सुशासन। सुशासन में सरकार का उद्देश्य सिर्फ शासन करना नहीं होता, बल्कि लोगों की समस्याएं हल करना और उनका जीवन बेहतर बनाना होता है। अब समझिए सुशासन में क्या क्या बातें जरूरी होती है।
सबसे पहले पारदर्शिता, मतलब सरकार जो काम करे वह छुपकर नहीं, खुले रूप से करे, ताकि जनता को पता चले कि सरकार क्या कर रही है। दूसरी बात होती है उत्तरदायित्व, मतलब सरकार अपने कामों के लिए जवाबदेह हो। अगर सरकार गलत काम करे तो उसे जवाब देना पड़े। तीसरी बात होती है न्याय। सुशासन में हर व्यक्ति को समान रूप से न्याय मिलता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। चौथी बात होती है कानून का पालन, मतलब सरकार भी कानून के अनुसार चले और जनता भी कानून माने। पांचवी बात होती है लोक कल्याण, यानी सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे लोगों का भला हो, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गरीब की सहायता। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक स्कूल है जहां शिक्षक समय पर आते हैं, पढ़ाई ठीक से होती है, सब छात्रों के साथ बराबर व्यवहार होता है, और अगर कोई गलती करे तो न्यायपूर्ण फैसला होता है। तो आप कहेंगे यह स्कूल अच्छा चल रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर देश में सरकार ईमानदारी से काम करे, जनता की सुने और न्याय के साथ शासन करे तो उसे सुशासन कहा जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, सुशासन से लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ता है, भ्रष्टाचार कम होता है और विकास तेजी से होता है। इसीलिए अनुशासन शासन व्यवस्था में सुशासन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब हम बात करेंगे सुशासन की बाधाओं के बारे में। सुशासन का मतलब होता है अच्छा और सही शासन, लेकिन हर जगह सुशासन आसानी से नहीं हो पाता, क्योंकि इसके रास्ते में कई रुकावटें आ सकती हैं। इन्हीं रुकावटों को हम सुशासन की बाधाएं कहते हैं। सबसे बड़ी रुकावट है भ्रष्टाचार, मतलब सरकारी कामों में घूस लेना, गलत फायदा उठाना और ईमानदारी से काम न करना। जब भ्रष्टाचार बढ़ता है तो जनता को समय पर सेवा नहीं मिलती और सरकार पर भरोसा कम हो जाता है। दूसरी बड़ी बाधा होती है प्रशासनिक अकुशलता, मतलब सरकारी दफ्तरों में काम ठीक से न हो, फाइलें लंबे समय तक लटकती रहना और काम देरी से होना। इससे लोग परेशान होते हैं और सुशासन नहीं हो पाता। तीसरी बाधा होती है राजनीतिक हस्तक्षेप, मतलब राजनीति के कारण गलत फैसले होना, योग्यता की जगह सिफारिशों से काम करना। इससे न्याय नहीं हो पाता और व्यवस्था बिगड़ सकती है। चौथी बाधा होती है सूचना का अभाव। जब सरकार के काम जनता के सामने स्पष्ट नहीं होते तो पारदर्शिता खत्म हो जाती है और लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। पांचवी बाधा होती है जन भागीदारी की कमी, मतलब लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते और सिर्फ सरकार पर सब कुछ छोड़ देते हैं। इससे शासन जनता से दूर हो जाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल में शिक्षक समय पर न आए, पढ़ाई ठीक से न हो और कुछ छात्रों को गलत तरीके से फायदा दिया जाए, तो आप कहेंगे कि यह स्कूल ठीक तरीके से नहीं चल रहा। ठीक उसी प्रकार जब देश में भ्रष्टाचार हो, काम देरी से हो और अन्याय ही मिले तो सुशासन नहीं हो पाता। इसलिए अगर हमें सुशासन चाहिए तो इन बाधाओं को दूर करना बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार कम करना, प्रशासन को मजबूत करना और जनता की भागीदारी बढ़ाना, इन्हीं बातों से शासन व्यवस्था अच्छी बनती है। तो अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में और समझते हैं भूमंडलीकरण और शासन व्यवस्था के बारे में। भूमंडलीकरण और शासन व्यवस्था के बारे में। भूमंडलीकरण का क्या मतलब होता है? दुनिया के देशों का एक दूसरे से जुड़ जाना, मतलब आज भी देश अकेला होकर नहीं चल सकता। हर देश दूसरे देशों से व्यापार, तकनीक और सूचना का माध्यम जुड़ा हुआ है। अब इसे समझिए, इसका असर शासन व्यवस्था पर कैसे पड़ता है। भूमंडलीकरण के कारण सरकार को अपने नियम और अपनी नीतियां बदलनी पड़ती है, क्योंकि अब सरकार को सिर्फ अपने देश की नहीं बल्कि दुनिया की स्थिति को भी ध्यान में रखना पड़ता है। भूमंडलीकरण से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव बढ़ जा गया
और देश के बीच आपसी निर्भरता भी बढ़ी। इसका मतलब ये है कि सरकार पूरी तरह से अपने मन से फैसला नहीं ले सकती, उसे दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑनलाइन कोई चीज विदेश से मंगवाते हैं, तो उसमें देश के नियम और दूसरे देशों के नियम दोनों लागू होते हैं। ठीक उसी प्रकार भूमंडलीकरण में शासन व्यवस्था भी सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दूसरे देशों से जुड़ी रहती है। अब जरा ध्यान से सुनिए। भूमंडलीकरण से शासन व्यवस्था में कुछ अच्छे बदलाव भी आए, जैसे तकनीक का विकास होना, प्रशासन अधिक तेज और सुव्यवस्थित हुआ, लोगों को सेवाएं तेजी से मिलने लगी। लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं भी आई, जैसे स्थानीय उद्योगों पर दबाव पड़ा और सरकार के लिए संतुलन बनाना कठिन हो गया। इसलिए कहा जाता है कि भूमंडलीकरण ने शासन व्यवस्था को बदल दिया। अब शासन सिर्फ देश के अंदर की बात नहीं रह गया, बल्कि विश्व से जुड़ा हुआ मुद्दा बन गया। तो आज हमने आसान भाषा में समझा कि भूमंडलीकरण क्या है और यह शासन व्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। अब हम भूमंडलीकरण के लाभ के बारे में देखेंगे। भूमंडलीकरण का मतलब होता है दुनिया के देशों का आपस में जुड़ा रहना। इस जुड़ाव से देशों को कई तरह के फायदे होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है व्यापार में वृद्धि। अब देश सिर्फ अपने यहाँ ही सामान नहीं बेचता, बल्कि दूसरे देशों में भी अपना सामान बेचता है। इससे कारखाने बढ़े और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। दूसरा लाभ यह हुआ कि विदेशी निवेश, मतलब दूसरे देशों की कंपनियां हमारे देश में पैसे लगाती हैं। इससे उद्योग विकसित होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तीसरा लाभ होता है तकनीक का विकास। भूमंडलीकरण के कारण नई मशीनें, नई तकनीक और नई जानकारी एक देश से दूसरे देश तक तेजी से पहुंचती है। इससे उत्पादन बढ़ता है और काम आसान हो जाता है। चौथा लाभ होता है सेवाओं की गुणवत्ता। अब शिक्षा, स्वास्थ्य या यातायात जैसी सेवाएं पहले से बेहतर हो गई, क्योंकि दूसरे देशों के अनुभव हमारे देश में आ गए। पांचवा लाभ है वैश्विक सहयोग, मतलब देश एक दूसरे की मदद करने लगा, चाहे बीमारी हो या आपातकाल। अब देश मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप अपना मोबाइल यूज करते हैं, उसका डिजाइन किसी देश में होता है और उसके पुर्जे किसी दूसरे देश में मिलते हैं और वह आपके देश में आकर बिकता है। यह सब भूमंडलीकरण की वजह से संभव हो पाया। अब जरा ध्यान से सुनिए। भूमंडलीकरण में शासन व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। सरकार को अपने नियम और अपनी चुनौतियां आधुनिक बनानी पड़ी है और प्रशासन पहले से ज्यादा तेज और उत्तरदायी हुआ। इसलिए कहा जाता है कि भूमंडलीकरण ने देशों को आर्थिक रूप और मजबूत किया और विकास के नए रास्ते खोले। तो आज हमने आसान भाषा में ये समझा कि भूमंडलीकरण के मुख्य लाभ क्या होते हैं। अब हम अगली स्लाइड में भूमंडलीकरण की चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए। भूमंडलीकरण से जहां कुछ फायदे हुए, वहीं इसके साथ कुछ समस्याएं भी आई। इन समस्या को हम भूमंडली की चुनौतियां कहते हैं। सबसे पहले चुनौती यह है कि स्थानीय उद्योगों पर दबाव। जब विदेशी कंपनियां देश में आती है तो छोटे और घरेलू उनका मुकाबला नहीं कर पाते। इससे कई छोटे कारखाने बंद हो जाते हैं और लोगों की नौकरी चली जाती है। और दूसरी बड़ी चुनौती है आर्थिक असमानता। कुछ भूमंडली से कुछ लोगों को लाभ होता है, लेकिन कुछ लोग और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। इससे अमीर और गरीब के बीच फासला बढ़ जाता है। तीसरी बड़ी चुनौती है राष्ट्रीय संप्रभुता पर, मतलब सरकार को अपने फैसले लेते समय दूसरे देशों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इससे सरकार की स्वतंत्रता कुछ हद तक कम हो जाती है। चौथी चुनौती है सांस्कृतिक प्रभाव।
विदेशी चीजें और विदेशी जीवन शैली तेजी से बढ़ती है। इससे स्थानीय भाषा, परंपरा और संस्कृति कमजोर पड़ने लगती है। पांचवी चुनौती है रोजगार की अनिश्चितता। कुछ क्षेत्रों में रोजगार बढ़ता है लेकिन कुछ क्षेत्रों में कम होता है। इससे लोगों को बार बार काम बदलना पड़ता है और इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी शहर में बड़े बड़े विदेशी मॉल खुल गए तो पास ही की छोटी दुकान में ग्राहक खो देती है और कई दुकानदारों को अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह भूमंडलीकरण से छोटे उद्योगों को नुकसान पहुंचता है। इन चुनौतियों के कारण सरकार के सामने एक मुश्किल काम होता है। सरकार को विकास भी करना है और लोगों के और अपने देश के और लोगों के हित की रक्षा भी करनी है। इसलिए कहा गया है कि भूमंडलीकरण लाभ और चुनौती दोनों लेकर आता है और शासन व्यवस्था को इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर रखना पड़ता है। तो आज हमने आसान भाषा में समझा कि भूमंडलीकरण की मुख्य चुनौती क्या होती है और ये चुनौतियां शासन व्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। तो अब अगली स्लाइड में हम इस पूरी इकाई का एक संक्षिप्त पुनरावर्तन करेंगे। अब हम देखेंगे कि पूरे अध्याय की संक्षिप्त पुनरावृत्ति। इस इकाई में हमने आधुनिक शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा। हमने समझा कि आधुनिक शासन व्यवस्था का अर्थ होता है ऐसी शासन प्रणाली जो संविधान के अनुसार चले और जनता के हित में काम करे। इसके बाद हमने पढ़ा सरकार के अंग यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमने समझा कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका न्याय देती है और कानून की व्याख्या करती है। फिर हमने पढ़ा विधायिका के प्रकार, एक सदनीय और जहां एक ही सदन होता है, और द्विसदनीय विधायिका जहां दो सदन होते हैं और कानून के ऊपर 2 बार विचार विमर्श करते हैं। इसके बाद हमने समझा शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत, जिसका मतलब होता है शासन की शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांटना ताकि एक संस्था बहुत ताकतवर न बन जाए। फिर हमने पढ़ा अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन। इसका अर्थ है 3 अंग एक दूसरे पर नजर रखते हैं ताकि शासन संतुलित बनी रहे। इसके बाद हमने समझा न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायपालिका द्वारा कानूनों की जांच करना ताकि कोई कानून संविधान के खिलाफ न बने। फिर हमने पढ़ा सुशासन के बारे में, जिसका अर्थ है अच्छा, ईमानदार और जनता के हित में चलने वाला शासन। और फिर हमने यह भी समझा कि सुशासन के रास्ते में कैसी और कई बाधाएं आती हैं, जैसे भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमजोरी और जन भागीदारी की कमी। अंत में हमने पढ़ा भूमंडलीकरण और शासन व्यवस्था और समझा कि भूमंडलीकरण से शासन पर क्या असर पड़ा, इसके बेनिफिट्स के बारे में, जैसे व्यापार में वृद्धि, तकनीक का विकास और वैश्विक सहयोग। इसके बाद इसके चैलेंजेस भी देखे, जैसे स्थानीय उद्योग में दबाव, आर्थिक असमानता और राष्ट्रीय संप्रभुता। तो अब चलिए इस अध्याय का निष्कर्ष समझते हैं। आधुनिक शासन प्रणाली सिर्फ शासन करने की प्रणाली नहीं है, बल्कि यह जनता की सेवा करने की संस्था है, जहां शक्ति का बंटवारा होता है, नियंत्रण और संतुलन होता है, और न्यायपालिका अधिकारों की रक्षा करती है। सुशासन इसका अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य होता है और भूमंडलीकरण ने इस व्यवस्था को और अधिक जटिल और अधिक आधुनिक बना दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि आधुनिक शासन व्यवस्था लोकतंत्र की आधारशिला है और इसका सही संचालन ही न्याय, स्वतंत्रता और विकास को संभव बनाता है। तो इस प्रकार यह पूरी इकाई हमें यह सिखाती है कि सरकार कैसे काम करती है और हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। ऑलराइट मित्रों, आज हमने सेमेस्टर फर्स्ट के राजनीति विज्ञान की क्लास अटेंड की और जिस किताब से हमने यह विषय पढ़ा उस किताब का नाम है राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार। और आज हमने 5 यूनिट्स के साथ सेमेस्टर फर्स्ट की पॉलिटिकल की बुक कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आपको यह विषय आसान लगा होगा।
अगर आपको इस क्लास के नोट्स और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और सारे स्टडी मटेरियल चाहिए तो इसके लिए आपको मित्राध्याय का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो फटाफट से ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने स्टडी मित्र मित्राध्याय क्लासेस के साथ। धन्यवाद।